नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस सांसद के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष का पलटवार। कहा, कांग्रेस एक वर्ग विशेष को साधने अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ करती है काम। नीम चौराहे के समीप तेज रफ्तार कार चालक ने व्यापारी को कुचला। रीवा सीधी निर्माणाधीन रेल मार्ग में सीमेंट के खंभों से दबकर बालक की दर्दनाक मौत। और रीवा नगर को पेयजल व्यवस्था के लिए मिले 158 करोड़ रुपए। साल भर लग सकते हैं साफ पानी मिलने में। खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष का पलटवार। बोले, एक वर्ग को साधने अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ काम करती है कांग्रेस। भारत जोड़ो पर कहा, अखंड भारत बनाने का काम करें तो होगा बेहतर। रीवा के राजनिवास भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को एक वर्ग को साधने के लिए अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पार्टी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत वैसे ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को अखंड भारत बनाने के बारे में विचार करना चाहिए और भाजपा का साथ देना चाहिए। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी को बीजेपी का बताते हुए कहा कि कांग्रेस नकली गांधी को लेकर बढ़ रही है। दरअसल बुरहानपुर में शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रीवा के कांग्रेसी शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए बीते कल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा की खूबियां बताते हुए उन्होंने वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने अपनी बयानबाजी में वीर सावरकर को अंग्रेजों का चापलूस बताया था, जिसके बाद उनकी इस बयानबाजी पर सियासत गर्मा गई है। इस देश में कुछ दल या कुछ राजनीतिक दल के नेता इस तरह के हैं कि बार बार हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या हमारे जो इस तरह के शहीद हैं उनका अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, लगातार क्वेश्चन मार्क करना, दूसरे जो धर्म हैं उनके बारे में एक शब्द उनके मुंह से जिह्वा से नहीं निकलती। और कई बार आप देखते होंगे कि हिंदू का कोई कत्ल करता है, उसमें उनकी जबानें बंद रहती हैं। दुर्भाग्य से किसी दूसरे संप्रदाय का किसी को कोई घटना हो जाए, उसके लिए वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके घर परिवार का कोई सदस्य। ये राजनीति की वर्तमान है। जहाँ तक है वीर सावरकर को उन्होंने कहा है, तो कम से कम उनको एक बात और देखना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा था अंग्रेज अधिकारी को, उसमें भी जो शब्द नीचे जो उनने अपने को लिखा है, तो उस भाषा का इस्तेमाल तो गांधी जी के बारे में सवाल करेंगे, जरा उनसे पूछिएगा कि गांधी जी के उस पत्र के बारे में उनका क्या कहना है जो देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको ट्विटर में डाला है। क्या ऐसा मान कर कि वो पत्र असत्य, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जरा उनसे पूछना तो। और इनकी आदत में हो गया है हिंदुओं को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को गाली देना, सनातनियों की खिलाफत करना। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है एक वर्ग उनसे खुश रहा है, वो उसका वोट लहाते रहे, इंतजाम करते रहे, इसलिए इस तरह का बयान देते हैं। अब वो भारत जोड़ो क्या है मैं जानता नहीं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ, भारत खंडित कहाँ है? कोई पाकिस्तान भारत जोड़ना होता तो समझ में आता कि पुराने भारत को एक करना है। बांग्लादेश, हमारे अफगानिस्तान, हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, बर्मा हो, लंका हो, तो 19वीं सदी के भारत को जोड़ने के बाद भारत तो जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक है, हम स्वतः नारा लगाते हैं। हमारे पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक एक है हम। पूरा भारत अखंड है। अखंडता जिसको जोड़ने की बात करनी चाहिए उनको नहीं कहते। पीओके हिंदुस्तान के अंदर आना चाहिए, इस सवाल को क्यों नहीं उठाते? वो क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं सरकार का साथ देते कि पीओके को वापस लाओ, हम साथ में रहेंगे? तो पीओके पाकिस्तान में रहा है, बाकी भारत जोड़े करते रहो। इस भारत जोड़ने से कुछ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 हटाए जाने पर रोने वाले भारत जोड़ो की बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा गांधी जी से वो अलग हो गए, हम थोड़े वो नया गांधी चुन लिया उन्होंने। महात्मा गांधी बीजेपी के हो गए हैं, नए गांधी जो नकली गांधी है वो उनके हो गए। रीवा नगर निगम को 158 करोड़ पेयजल की व्यवस्था के लिए मिले हैं। रीवा शहर में अमृत योजना 2.0 के तहत 158 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर पर दे दी गई है। इस बात को लेकर आज महापौर रीवा जय मिश्रा बाबा ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो इसकी व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए उन्होंने शासन को पत्र लिखकर मांग की थी और ये मांग पूरी कर ली गई है। और क्या कहना है इस संबंध में महापौर रीवा का, आपको हम सुनवा रहे हैं। 0.2 के अंतर्गत
रीवा शहर को 158 करोड़ रुपए मिले। महापौर का चुनाव जैसे ही हम लोग जीते, वैसे पहली ही MIC की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया था कि जो भी हमारे संकल्प पत्र में है उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारा एक ये मुद्दा था कि रीवा शहर के लोगों को शुद्ध साफ पीने का पानी पिलाएंगे, स्वच्छ जल पिलाएंगे, क्योंकि रीवा के पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, वो रीवा की जनता को 15 सालों से मीठा पानी के नाम पे छलते आए। 200 करोड़ रुपए से ऊपर इन्होंने पानी के नाम पे खर्चा किया और रीवा के लोगों को आज भी दूषित, काला, मैला और मलयुक्त पीने को पानी मिल रहा। हर मोहल्लों से ये बातें उभर के आ रही हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक DPR तैयार कराया था 199 करोड़ का। MIC से पास करके हम लोगों ने शासन को भेजा। अमृत 0.2 में हम लोगों को 90 करोड़ का पैसे का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कैटेगरीज बाई शहरों को बांटा है, अंशदान देना पड़ता है। उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% 20% या 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी 10% से 20% नगर निगमों को देना पड़ता है। तो ये कैटेगरीज वाइज ये वर्गीकृत किया गया था कि इतना इतना पैसा हम आपको देंगे। तो इसमें हमारा भी अंशदान शामिल है नगर निगम का, और हमारे MIC मेंबर, हमारे पार्षद साथी जितने हैं, ये सब लोगों की एक ही मंशा थी कि अच्छा से अच्छा काम शहर में हो, सुव्यवस्थित हो और लोगों को पीने का, शुद्ध पीने का पानी मिले। हम लोगों ने तो संकल्प ही लिया था कि अगर हम रीवा शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते हैं तो फिर दे क्या सकते हैं। 15 साल रीवा में राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। उसके बाद रीवा में आज भी पानी की त्राह त्राह मची हुई है। हमारे यहाँ आप सोचिए कि बड़े बड़े फिल्टर प्लांट हैं, 55 MLD सुपर का फिल्टर प्लांट बना हुआ है। इसके बाद हम पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं 2 टाइम। तो ये जो अमृत 0.2 का पैसा है, ये पैसे में ये कटौती कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने और केंद्र गवर्नमेंट ने। जो स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी थी उसने कटौती कर दिया था। इसके बाद मैं वहाँ स्वयं गया और प्रमुख सचिव से और नगरीय प्रशासन के आयुक्त से 2 बार मुलाकात किया। हमने उनसे कहा कि आप इसको 199 करोड़ से कम न करिए। बड़े दबाव के बाद जब वो बोले कि नहीं ये इतना हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि रेवेन्यू आपका कम है, हम कहे वो आप उसकी बात मत करिए रेवेन्यू की। हमारा शहर बड़ा है, हमारे यहाँ आबादी 3.5 लाख से ऊपर की है और वोटर अलग है और हम रेवेन्यू जनरेशन में लगे हुए हैं। नई नई चीज़ें हमारे यहाँ लगातार बन रही हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपका हम 130 करोड़ करे दे रहे हैं। हम रीवा सीधी के निर्माणाधीन रेल मार्ग में सीमेंट के खंभों में दबकर एक बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के गंगापुर और परोखर के बीच पड़ने वाले निर्माणाधीन रेल मार्ग का बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि मृतक विक्रम केवट 13 वर्ष का है, जो हमेशा बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाया करता था। आज जब वो बकरियों को छोड़कर स्लीपर्स के ढेर में बैठा हुआ था, तभी अचानक स्लीपर्स का ढेर पलट गया, जिसके चपेट में आने से विक्रम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से बालक को नीचे से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हो गया? हम रीवा में थे, फोन लगाए कि पता चला कि वो रेलवे ट्रैक में भाई हमारा दब गया है, चाचे का लड़का। तो वहाँ स्थान पे जगह पे गए तो वहाँ पता चला कि वो रेलवे की पटरी जो सीमेंटेड की रहती है वो दब गई। फिर JCB एक आई है, उसे निकाला गया, देखा गया हम वर्तमान वहाँ पे तो नहीं रहे। ये बकरी लेके गए थे। जी जी, ये हो गए वहाँ पे उसमें बैठे हुए थे। ये उसका स्ट्रेचर था, तरतर ऊपर वो रखी थी सीमेंटेड की रेलवे लाइन की पटरी, तो हमें लगता है कि उसमें बैठे थे। वो अचानक धनक गई, उसी में दब गए।
आपका क्या नाम है? सपिन सिंह रहा। इनका क्या नाम है? विक्रम केवट, किस गांव के रहने वाले? पड़ोखर। पकड़ी गई भारी मात्रा में कोरेक्स यूपी के बड़े गिरोह के हाथ में आने की संभावना। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश एवं रीवा पुलिस प्रशासन के प्रयासों से नशा कारोबारियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल उत्तर प्रदेश से जवा के रास्ते लाई जा रही 1320 सीसी नशीली कप सिरप को पुलिस ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले चकमा देने की कोशिश किए, लेकिन जवा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। संभावना जताई जा रही है कि इस बार किसी बड़े गिरोह तक पुलिस पहुंच सकती है। इस संबंध में एसपी नवनीत भसीन ने बताया। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उसी क्रम में 1320 बोतल कोरेक्स भी पकड़ी गई है। थाना जवा ने कार्रवाई की है। इसमें टोयोटा कार में एक आरोपी पकड़ा गया है। अभी हमारी टीम उससे पूछताछ कर रही है, उसको ये इतनी बड़ी मात्रा में कोरेक्स सप्लाई कहाँ से हुई है और उसके बाद गाड़ी किसकी है, इन सब पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के विरोध में हड़ताल, इमरजेंसी सेवा बहाल। सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का चिकित्सकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध कॉलेजों के द्वारा पहले दिन काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया था और बात न माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। मंगलवार को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही थी। एकत्र सभी चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं चिकित्सकों ने हड़ताल के संबंध में क्या कहा। जी, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करूंगा कि ये कोई हड़ताल नहीं है, ये एक प्रकार का असहयोग है, क्योंकि हम अपनी इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं और तुरंत हड़ताल करके हम अपने पेशेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते। तो ये किसी हड़ताल नहीं है, बेसिकली एक विरोध है। विरोध दर्ज करने का तरीका है जिससे हमारी सरकार और हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ये निर्णय लेना चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो, ये सर्वथा गलत है। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं कल से बार बार यही बात कह रहा हूँ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग का काम निरंतर संजय गांधी और जीएमएच और सुपर स्पेशलिटी में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या इसका गवाह है और हम लोग इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे और इस प्रकार के कदम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार चाहे, जैसे उनने MHA मतलब मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किए हुए 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की मैनेजर की, उसको हमने वेलकम किया और बहुत अच्छा स्टेप था। उससे हमारे अधिष्ठाता और अधीक्षक उनके कामों में बहुत सहूलियत हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस विभाग में है उसी काम को करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं बार बार बोलना चाहूँगा और इस कदम की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें हड़ताल करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी रूप से मरीज प्रभावित होते हैं हमारे। जो हम मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल चल रही है, वहाँ भी इमरजेंसी सेवाएं मतलब चालू हैं और इसी तरह एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ, हड़ताल हो सकती है अगर सरकार अपने कदम को, ये जो आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखने वाली, उसको वापस नहीं लेगी तो हड़ताल हो सकती है। क्या माना जाए कल से अगर हड़ताल हो जाएगी? अब इसके लिए आज करीब 12 बजे हमारे सभी 13 मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों की मीटिंग होगी और उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे और हमारा मेन एम यही रहेगा कि हड़ताल हमें ना करनी पड़े, क्योंकि हम समाज के जिस वर्ग से आते हैं हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है, तो हम हड़ताल नहीं करना चाहते। अब न्यायालय भी नहीं बचा चोरों की नजर से। बीते हफ्ते दर्जनों गाड़ियां चोरी हुई। आज कोर्ट परिसर में असलम नाम के व्यक्ति अपने वकील से मिलने गए और जब लौट कर आए तो देखा कि उनकी स्प्लेंडर गायब है। इस संबंध में हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किसी जरूरी काम से कोर्ट आए हुए थे। जब लौट कर आए तो देखा कि गाड़ी गायब हो चुकी थी। वहीं वकीलों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते हफ्ते से कई गाड़ियां चोरी हुई हैं। कुछ के मामले सामने आए हैं, कुछ का पता ही नहीं है। अब जब न्यायालय ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह क्या कहा जा सकता है। आपको बता दें कि वाहन चोरी के मामलों में पुलिस भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि जब तक रिपोर्ट लिखी जाती है तब तक उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। अगर सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाए तो संभव है कि चोर बच न पाए। क्या बोलना चाहते हैं? न्यायालय परिसर के आसपास
कई दिनों से लगातार गाड़ियां चोरी जा रही हैं। कई अधिवक्ताओं की गाड़ियां जा चुकी हैं और लगातार एक दिन 2 दिन के अंदर अंतराल में लगातार गाड़ियां चोरी हो रही। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है और चोरी करने वाले अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। उनका हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि प्रतिदिन वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैं प्रशासन से, पुलिस से खासकर अनुरोध करूंगा कि आम जनों में बड़ा आक्रोश फैल रहा है, आप इसको संज्ञान लें और गंभीरता से जांच करें। सीसीटीवी माध्यमों से उन चोरों को निकालें और चोरों को पकड़ें, जिससे इस तरह की वारदात में आम जन परेशान हो रहा, गरीब परेशान हो रहा है, उसको राहत मिल सके। मोहम्मद असलम अंसारी। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं आया सर पेशी के लिए, 11 सवा 11 का टाइम था। गाड़ी बाहर हमने मेन गेट के बगल में खड़ी किया और आया अपने वकील साहब से पेशी ओसी के लिए अपने गए और वहाँ साइन वाइन किया और कुछ पैसे जमा करना था, जमा किए और लौट के 1 घंटे बाद करीब 12:15 करीब ऐसे आए, देखे तो गाड़ी नहीं थी मेरी। कौन सी गाड़ी थी? ये स्प्लेंडर प्रो थी। क्या है गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर 9252 MP 17 और FH 9252। थाने में आपने रिपोर्ट कर दी? जी सर, हमने आवेदन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं उसको। नीम चौराहे के समीप तेज रफ्तार कार चालक ने अंडा ठेला व्यापारी को देर रात टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठेला व्यापारी कौशलेश साकेत, जो कि मूल रूप से खैर मझियार का रहने वाला है और बोदाबाग में किराए का मकान लेकर रहता था, जीवन यापन के लिए अंडे की दुकान लगाता है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि ठेले की दुकान बंद कर रहे थे, रात के 11 बजे का समय था, तभी मझियार रूट से एक सफेद रंग की मारुति कार आई जो काफी तेजी से चल रही थी और सीधे आकर उनके पिता को टक्कर मारी, जिससे उनका ठेला बुरी तरह से चकनाचूर हो गया और कोई चीज उनके पेट में समा गई, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अंडे के ठेलों पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। नीम चौराहे से लेकर और नीम चौराहे के शराब की दुकान, जहां पर शराबी लगातार टहलते रहते हैं, वहीं आसपास भी अवैध रूप से शराब बेची जाती है। जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो मामला प्रकाश में आता है और उसके बाद सब कुछ यथावत चालू रहता है। अमरदीप साकेत नाम मेरा। ये क्या हुई पूरी घटना? घटना ये है कि मेरे पिताजी हमेशा की तरह अपनी दुकानदारी ठेला लगाते हैं, वही रविदास चौराहा कहलाता है, और वो अपनी जगह से ठेला बंद करके, दुकान बंद करके अपनी, और रोड क्रॉस करके अपने साइड से अपने घर की तरफ जा रहे थे। सामने से रीवा की तरफ से या नीम चौराहे की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पीड से एक कार आती है और वो समझ पाते कि कार का डायरेक्शन दिशा कैसी है। इससे पहले कार पूरे ठेले में ठोकर मारती हुई पिताजी के ऊपर से, ठेले के ऊपर से निकल गई, जिसमें पूरे ठेले के चीथड़े उड़ गए, अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं रोड पे। और पिताजी के बॉडी में बहुत सारे इंजर्ड या उनका हेड में चोट लगी और कोई पार्ट, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे ठेले का हो या फिर उसकी गाड़ी का हो, वो उनके पेट में अंदर तक समा गया। कौशलेश साकेत। हमारा बेसिक गांव खैर मझियार पड़ता है, लेकिन यहाँ बोदाबाग में किराए से काफ़ी सालों से रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने बजे रात की घटना हुई लगभग? ये 11 बजे के आसपास की घटना है। ठेला काहे का लगाते थे? अंडे का ठेला लगाते थे। उनके साथ और भी कोई घटना घटा दी? बस अकेले वही पिताजी बताया? पिताजी के साथ और भी थे, तो वो मैंने जो गाड़ी है उसके डायरेक्शन पे मैंने पिताजी और उनका ठेला सामने आया, बाकी लोग साइड में हो गए। हाँ भैया चौथे प्रत्यक्षदर्शी थे। घटना क्या हुई भैया, पूरी घटना बताइए। गाड़ी आ रही थी सिरमौर चौराहा तरफ से, हम लोग ठेला लगाए थे रोड किनारे, इतनी स्पीड में गाड़ी थी सबसे ऊपर, तो ठोकर मारी और चली गई। तो कौन सी गाड़ी थी, कुछ याद पता? ये मारुति कार होती है ना पुरानी, वो गाड़ी है। कितने बजे रात की घटना है लगभग? 11 बजे करीब। क्या नाम है? हमारा नाम छोटे लाल साकेत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ट्रैफिक पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच घंटों जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मीडिया के सवाल पर मुस्कुराए सूबेदार, कहा सूचना मिलते ही पहुंचती है यातायात पुलिस। शहर के प्रकाश चौराहे पर मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। इस दौरान एक भी यातायात पुलिसकर्मी मौके पर नहीं दिखाई दिया और जाम में फंसकर घंटों लोगों की फजीहत होती रही। आए दिन यातायात के द्वारा किसी भी चौराहे में खड़े होकर हेलमेट चेकिंग के नाम पर लोगों के चालान काटे जाते हैं। यातायात पुलिस के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन उनके द्वारा आज तक शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं एक वीडियो रीवा 24 टीम ने खुद रिकॉर्ड किया, जो सिरमौर चौराहे का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर भी एम्बुलेंस खड़ी है। हालांकि वीडियो बनाते बनाते ट्रैफिक खुल चुका था, लेकिन जब तक सिग्नल नहीं खुला लोगों ने एम्बुलेंस को रास्ता देना मुनासिब नहीं समझा, जबकि सरकार की ओर से गाइडलाइन है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, ये बात सही है, लेकिन आम आदमी को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि वहां पर ट्रैफिक हवलदार खड़े थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जाकर ट्रैफिक हटाते और एम्बुलेंस को आगे बढ़ाते, लेकिन ट्रैफिक हवलदार साहब चुपचाप टहल रहे थे। सर, ये जगह ट्रैफिक जाम था, 2 एम्बुलेंस घंटों तक फंसी हुई थी, क्या मामला? कहाँ पे जाम लग गया था? प्रकाश चौराहे में जाम लग गया था। देखिए, आपने बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाम लग गया था, यदि मेरे पास जल्दी से जानकारी पहुंच जाती तो निश्चित तौर पे हम और हमारे आदमी पहुंच जाएंगे। भविष्य में अब जाम नहीं लगेगा। सर, ऐसी तस्वीरें, एम्बुलेंस फंसी रही, गंभीर अवस्था में मरीज को ले जाता है अस्पताल, जब ऐसे में उससे जान जा सकती है। सर, तो ऐसे में क्या यातायात पुलिस आखिरी में ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए क्या करें? हम लोग देखिए, जैसे कभी एम्बुलेंस वगैरह यदि ऐसे रोड पे रहती है तो हम लोग का प्रयास रहता है, हमारे प्रत्येक एक सिपाही का ये प्रयास रहता है कि कभी कोई एम्बुलेंस ना फंसे। वैसे एक बात आपको बता दूं, जो ओरिजिनल है, बात है, वास्तविकता ये है कि हमारा एक एक सिपाही, कभी कोई ट्रैफिक वाला ये नहीं चाहता कि जाम फंस जाए, कभी वो दिल से कभी नहीं चाहेगा वो कि जाम लग जाए, लेकिन लग जाता है जाम कभी कभी। तो भरपूर प्रयास हम लोग करते हैं जाम हटाने का। यदि सही समय पर सूचना मिल जाए तो हमारे पास, मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, कंट्रोल रूम के नंबर है बहुत सारे लोगों के पास। इसके अलावा भी एक हमारे एसपी साहब ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो लोग ऐसे जाम में फंसते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे वो कोई आसपास का व्यापारी हो, तत्काल इन नंबरों पर सूचना हमें दे सकता है। हम खड़े ना 24 घंटे के लिए जाम हटाने के लिए। हम रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाते हैं, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो तत्काल जाते हैं, क्रेन लेके जाते हैं। तो हम अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, यातायात व्यवस्था को लेकर जो ये बताया जाता है कि पूरे शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन ऐसी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। सर, इसके लिए क्या आखिर क्या रहेगा कि ऐसा स्थिति ना बने? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत अच्छी ये चीज़ें निकाल के लाते हैं कि सर यहाँ जाम लग गया, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ें हमको पता चलती हैं। हम देख लेंगे वहाँ पे क्या स्थिति है। यदि वहाँ पे लगेगा कि अतिक्रमण है, ठेलों ने अतिक्रमण करके रखा है, ऑटो ने अतिक्रमण करके रखा है, गलत तरीके से खड़ी होती है, तो हम उनको हटवाएंगे। और जहाँ कहीं भी आप लोग बताएंगे हमको, ऐसे प्रोन एरिया बताएंगे जहाँ पे जाम लगता है, हम कार्रवाई करेंगे, हम अपना ट्रैफिक अमला लगाएंगे। किसी भी तरीके से वहाँ पे जो भी समस्या होगी उसको निजात करने की 100% कोशिश करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।